इस वीडियो में हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को कवर करा रखा है और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है हम उसको भी इसमें देखने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। तो इस तरीके से इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि खाद्य सुरक्षा होता क्या है। देखिए, खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इसका मतलब होता है सभी लोगों के लिए भोजन की सदैव उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब ये तीन चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि उस देश में खाद्य सुरक्षा सही प्रकार से है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है लोगों के लिए अनाज उपलब्ध होना चाहिए, लोगों तक पहुंच भी होना चाहिए और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये डेफिनेशन है खाद्य सुरक्षा का। अगला है कि खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं, किस प्रकार के आयाम हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे आयाम हैं। तो खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम हैं। जब ये 3 आयाम पूरे होते हैं तब ये कहा जाता है कि किसी देश में ठीक प्रकार से खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, तो जो ये खाद्य आयाम है वो है, पहला है कि खाद्य की उपलब्धता। कहने का मतलब है कि प्राप्त मात्रा में खाद्य का उत्पादन होना चाहिए उस देश में, और साथ ही साथ सरकारी अनाज के जो भंडार स्टॉक है उसमें भी इसका स्टॉक होना चाहिए। तो ये कहलाता है खाद्य की उपलब्धता। दूसरा पहुंच है, दूसरा हमारा इसका पहुंच है, ताकि क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति को ये मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो सके। और तीसरा आयाम है सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब है कि लोगों के पास कम से कम इतना मतलब पूंजी होना चाहिए या फिर अनाज की जो रेट है वो ऐसा होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे खरीद भी सके। ये कहलाता है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का मतलब है कि लोग उसे प्राप्त कर सके और लोग प्राप्त करने के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी खरीद सके। तो ये है सामर्थ्य। अगर किसी देश में ये जो 3 आयाम पूरे होते हैं तो ये कहा जाता है वो देश जो है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है। ठीक है, उस देश ने ठीक प्रकार से खाद्य सुरक्षित कर रखा है। इसके अलावा अगला जो है कि आखिर हमें खाद्य सुरक्षा करनी ही क्यों है, क्यों जरूरत है खाद्य सुरक्षा करने की। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की क्यों जरूरत है। तो देखिए, भारत जैसे देश में या फिर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में गरीब जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर है। इसके साथ साथ जब प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सुनामी इत्यादि आती है तो जो गरीब आबादी ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। तो यही रीजन है कि भारत जैसे देशों को खाद्य सुरक्षा करने की जरूरत, ना सिर्फ भारत जैसे देशों को बल्कि पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा करने की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, कि कब ना जाने कहाँ पे किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए। तो वहां पे ऐसे में खाद्य की जो अगर स्टॉक नहीं होगा, खाद्य सुरक्षित नहीं होगा उस देश में, तो वहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है, जैसे भारत में भी हुए थे जब भारत में अकाल पड़ा था, अभी हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, एक क्वेश्चन ये जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आखिर खाद्य सुरक्षा करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, क्यों खाद्य सुरक्षा करनी चाहिए, तो ये रीजन है। दूसरा क्या है कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ता है। ठीक है, जब सूखा पड़ता है तो इस उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है, उत्पादन होता नहीं उस साल। ठीक है, और उस क्षेत्र के अंदर इसके उपरांत क्या होता है, खाद्य की कमी देखने को मिलती है। जब उत्पादन खत्म है, जब उत्पादन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न का जो कमी है उसको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ खाद्य की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और लंबे समय तक जब ये सूखा पड़ता है तो ये भूखमरी में तब्दील हो जाती है। और भारत में सबसे भयानक जो अकाल आया था वो 1943 का बंगाल का अकाल था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। अब लाखों लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो भारत जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था, और उस समय देश के अंदर बहुत अच्छे प्रकार से मतलब भारत उस समय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं था। उस समय देश के अंदर बहुत ज्यादा इस प्रकार के अनाज के स्टॉक्स थे नहीं। तो इस प्रकार से भारत में अकाल पड़ा और लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। ये भारत के इतिहास का सबसे जो भयानक अकाल है वो माना जाता है जो बंगाल में आया था। इसके अलावा आगे जो है कि खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित कौन कौन है। ठीक है, अगला जो टॉपिक ये है कि जो खाद्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है, सबसे ज्यादा खतरा किन पर है। तो देखिए, इसकी बात करें तो क्या है, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। ठीक है, सिर्फ खाद्य उपलब्ध कराना नहीं होना चाहिए, पोषण की दृष्टि से भी असुरक्षित है। ठीक है, पोषण वाली खाद्य भी लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा
परंतु सर्वाधिक जो प्रभावित वर्ग है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, पारंपरिक दस्तकार जो कि क्या है, पारंपरिक दस्तकार है जो कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हुए आ रहे हैं, इनके पास भी रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बचा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भिखारी हैं और शहरों में अनियमित वेतन पर काम करने वाले मजदूर, तो जो ये वर्ग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है, भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार, भिखारी और इसके अलावा शहरों में अनियमित काम पर करने वाले मजदूर, ये बहुत ही ज्यादा खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित माने जाते हैं। इसके अलावा जो SC ST वर्ग हैं, जिनके पास या तो भूमि नहीं है या भूमि है तो उसकी उर्वरता बहुत कम है, ये भी बहुत ही ज्यादा इसकी दृष्टि से असुरक्षित माने जाते हैं। अब देखिए अगला है भुखमरी, कि ये भुखमरी क्या है, तो भुखमरी का मतलब है लंबे समय तक खाद्य की कमी ही भुखमरी कहलाती है। ठीक है, जब लंबे समय तक किसी एरिया के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता है या खाद्यान्न की कमी देखने को मिलती है तो ये भुखमरी कहलाती है। अब भुखमरी के दो प्रकार हैं, एक दीर्घकालिक भुखमरी और एक है मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक भुखमरी का दीर्घ का मतलब तो लंबे समय तक, मौसमी का मतलब था छोटे समय तक। तो दीर्घकालिक भुखमरी का मतलब ये है कि लंबे समय तक अल्प मतलब थोड़ा सा और गुणवत्तापूर्ण आहार की कमी, मतलब कि कम अनाज मिल रहा है और उसकी गुणवत्ता भी कम है और लंबे समय तक जब ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है, ऐसी स्थिति बनी रहती है तो वो दीर्घकालिक भुखमरी कहलाती है। मौसमी भुखमरी क्या है, तो वो है फसल उगाने और काटने के चक्र से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे किसी भी मुख्यतः 3 से 4 महीने लगते हैं फसल को बोने से लेकर काटने के बीच में। अब जैसे मान लेते कोई किसी किसान ने खेती किया तो उसको कम से कम 1 से 2 से 2.5 महीना ऐसे होते हैं जिसमें उसको फसल पकने का वेट करना पड़ता है। तो अब जो ये 2 से 2.5 महीने का टाइम है, इसमें किसान के पास कोई दूसरा काम होता नहीं है आजीविका का, तो इस तरीके से वो बेरोजगार होता है और ये भुखमरी की स्थिति बन जाती है। तो ये भुखमरी मौसमी भुखमरी है जिसमें फसल काटने उगाने और काटने के चक्र से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी एक नंबर में पूछ लेता है। इसके अलावा भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करें किस प्रकार से होती है, क्या क्या होती है, तो इसको देखते हैं। देखिए भारत में जो खाद्य सुरक्षा है इसके 2 घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे उचित दर की दुकान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए बफर स्टॉक की बात करें तो जो FCI है, याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है, भारतीय खाद्य निगम, इसकी फुल फॉर्म है FCI। इसके द्वारा क्या होते हैं, ये संचालित होते हैं और ये गेहूं और चावल के भंडार हैं, मतलब बफर स्टॉक गोदाम है जिसको संचालन जो है, जिसका जो कंट्रोल है वो FCI के द्वारा किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत खाद्य निगम के द्वारा, और इसके अंदर मुख्यतः गेहूं और चावल का भंडार किया जाता है। और जो ये FCI है ये क्या करती है, किसानों से गेहूं तथा चावल खरीदती है और जो ये अनाज खरीदती है उन्हें इन्हीं बफर स्टॉक में जमा करके रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी अनाज की दिक्कत हो या कमी हो या कहीं प्राकृतिक आपदा हो तो वहां पे इन अनाजों को वितरित किया जा सके। इसके अलावा आगे जो देखिए ये है कि किसानों को फसल उगाने से पहले ही उनके अनाज की जो कीमत है वो तय कर दी जाती है, इसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। एक नंबर पूछ रखा, कई बार पूछ रखा, याद रखना इसको। ठीक है, न्यूनतम समर्थित कीमत का मतलब है कि किसान को उसकी खेती करने से पहले ही सरकार बता देती है कि आप लोग खेती करो, हम आपके अनाज को इस रेट पर लेंगे। और जो न्यूनतम समर्थित कीमत होता है हमेशा मार्केट से ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं मार्केट में सरकार ने अंदाजा लगा लिया कि उस समय मार्केट, मान लेते हैं गेहूं की फसल है, सरकार ने अंदाजा लगा लिया कि उस समय गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने वाला है तो मार्केट में 5 रुपए किलो गेहूं बिकने वाला है, तो सरकार कहती है कोई आप अनाज उगाओ, हम आपके अनाज को 15 रुपए या 20 रुपए किलो में खरीदेंगे। तो ये हमेशा मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा ही होती है। ठीक है, और ऐसा करने का पीछे का रीजन ही होता है ताकि जो किसान है इनका जितनी वो पूंजी लगा रहे हैं उससे ज्यादा उनको लाभ भी हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो किसान खेती करना बंद कर देगा और इस तरीके से देश संकटों से घिर जाएगा। तो सरकार क्या है, किसानों को लाभान्वित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए न्यूनतम समर्थित कीमत तय करती है। इसके अलावा ये भी याद रखना, निर्गम कीमत, एक नंबर पूछ लेता है। निर्गम कीमत का मतलब है कम कीमत पर लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, ये कहलाता है निर्गम कीमत। ठीक है, ये तो पहला घटक था बफर स्टॉक का। ठीक है, बफर स्टॉक गोदाम है, FCI द्वारा संचालित होता है। जो सरकार है वो क्या करती है, किसानों से अनाज खरीदती है और इन्हीं गोदामों में भरकर रखती है। इसके अलावा दूसरा जो घटक है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सरकार क्या करती है, देखिए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब वर्गों में अनाज का वितरण किया जाता है। ठीक है, जो आपके घर जहां से क्या है, जिनका राशन कार्ड होता है और जहां से वो राशन लेने जा रहे हैं, ये दुकान, जिस दुकान से लेकर आते हैं उन्हीं को कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, यही वो कहलाती है और इसी को कहते हैं उचित दर की दुकान।
और इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, गरीबों में अनाजों का वितरण करती है। बफर स्टॉक में जमा किया जाता है और इन प्रणाली के माध्यम से, इन दुकानों के माध्यम से गरीबों में इसका वितरण किया जाता है। तो इसके दो घटक थे। अगला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसका मतलब विरोध भी होता है कई बार, इस पर कई बार प्रश्न भी उठाए जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि गोदामों में कई बार देखने को मिलता है कि अनाज सड़ रहे हैं। इसके अलावा गोदाम में जो अनाज है वो चूहे खा रहे हैं, ब्लैक मार्केट पर अनाजों की बिक्री हो रही है और जो कम गुणवत्ता वाली अनाजें हैं वही जनता में बांटा जा रहा है, और जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो चीजें हैं उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट। अब इसमें क्या है ना, इस वाले चैप्टर से डायरेक्ट टॉपिक से टॉपिक ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत अंदर जाके डीप से क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा इसको याद रखना, ये भी डेटा वाले उसमें पूछ लेता है कि भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये कहता है कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण से संबंधित सुरक्षा सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ये अधिनियम 2013 का है, ये कहता है कि मतलब इनको पोषण से संबंधित और मतलब अच्छी अनाज जो होना चाहिए वो सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और इसके अलावा इसका जो लाभ है वो क्या है, 75% ग्रामीण आबादी को, 50% शहरी आबादी को मतलब ये इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरीके की ये अधिनियम है, इसको याद रखना। इसमें दो तीन चीज याद रखना। इसका जो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013, ये 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अच्छी अनाज जो है, पोषण वाले जो अनाज है वो सस्ते कम कीमत पे लोगों को उपलब्ध कराना है। तो वीडियो हो गया खत्म, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैंने 9th क्लास के अभी तक के जो इकोनॉमिक्स का है उसका मैंने क्या है, सारे जो चैप्टर्स है उसको मैंने कवर करा दिया, और जो सारे चैप्टर हैं वो 20-20, 22-22 मिनट के हैं। आप इसमें क्या है, कम से कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। और मैंने ये भी बता दिया है कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वैसे इस साल चैप्टर में डायरेक्ट टॉपिक ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप में इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। छोटा सा चैप्टर था, आप इसे कम टाइम में आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।